खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यानी जो भी व्यक्ति अपनी आयु का एक बढ़ावा चाहता है, अच्छी आयु चाहता है, एक अच्छी आयु की इच्छा रखता है, धर्म अर्थ सुख का जो साधन है वो आयुर्वेद का ही बताया गया है शास्त्रों में। तो जो भी व्यक्ति इन चीज़ों की इच्छा रखता है उसको आयुर्वेद के उपदेशों का एक सम्मान करना चाहिए। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाद्र, एक इज्जत की दृष्टि से देखना चाहिए। अब आयुर्वेद है क्या, ये सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। तो आयुर्वेद की डेफिनेशन के तौर पे शास्त्रों में लिखा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद उचित। इसका अर्थ यह है, आयुर्वेद की 4 प्रकार की आयु बताता है। सबसे पहले हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। तो इसके अंदर हित आयु क्या है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। अहित आयु क्या है कि जहाँ हमारा शरीर निरोग रहे। इससे अतिरिक्त मान लीजिए सुख आयु, भले ही हमारा शरीर रोगग्रस्त है लेकिन हमारी इंद्रियों को सुख की अनुभूति होती रहे, और हमारा शरीर भले ही आरोग्य को प्राप्त कर ले लेकिन अगर हम दुखी है तो उसको दुखायु बोला गया है। तो इन चारों प्रकार की आयु का निर्देश आयुर्वेद में मिलता है, और आयु का जो मान है वो भी जिस ग्रंथ में लिखा हुआ है ये एक आयुर्वेद है। जैसा कि आपने हमारे आचार्य मणि जी से अक्सर सुना होगा, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। सभी प्रकार के रोगों का आयुर्वेद जो कारण मानता है वो प्रकुपित मन मानता है, कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वही हमें अन्य विविध प्रकार के रोग दे देता है, और इसकी विभिन्न प्रकार की चिकित्सा भी संभव है। आयुर्वेद प्रशस्त चिकित्सा को ही बताता है कि चिकित्सा कौन सी बेस्ट है। उसके लिए आयुर्वेद बोलता है, प्रयोग सम्यक व्याधि एकम न अन्य उद्देश्यते। यानी वो चिकित्सा जो एक बीमारी को दवा तो दे लेकिन अन्य किसी बीमारी को उबार नहीं दे, वही एक प्रशस्त चिकित्सा होती है। यानी हम किसी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं ऐसा न कर दे कि किसी अन्य बीमारी को उबार दे। एक को तो शांति कर दी, दूसरी बीमारी दे दी। इसलिए पंचक्रम का विधान शास्त्रों में आया है, क्योंकि पंचकर्म के लिए बोला गया है कि ऐसी बीमारियां जिसको हम जीत लें सम्यक के द्वारा या फिर औषधि के द्वारा, वो बीमारी दोबारा आ सकती है, लेकिन पंचकर्म द्वारा जिस बीमारी को जीता जाए वो बीमारी दोबारा नहीं आ सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हैं तो पॉसिबिलिटी है उसको हम एंटाहिस्टामिन या फिर किसी अन्य दवाई के द्वारा दबा दें, लेकिन वो उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि वो हमने देखा है कि वो व्यक्ति को पूरी जिंदगी में खानी पड़ती है। लेकिन वमन कर्म के द्वारा अगर हम उस कफ को बाहर ही निकाल दें तो वो बीमारी व्यक्ति को दोबारा होने की संभावना नहीं होती। तो इस प्रकार की कई चिकित्सा, चाहे प्लांटर फैशियाइटिस से कई लोगों के पैरों में एड़ियों में दर्द होता है, उसकी कोई बीमारी की इलाज ही उपलब्ध नहीं है, जबकि मात्र अग्नि कर्म से 1 या 2 सीटिंग में ही वो बीमारी जड़ से हटाई जा सकती है। तो लोगों को आयुर्वेद के बारे में भी पता नहीं है क्या हमारे शास्त्रों के अंदर निहित है उनकी चिकित्सा के लिए। तो वो जानकारी को हमें आगे इस संसार में बढ़ाना है, वो हमारा एक उद्देश्य है हमारी संस्था का। पंचकर्म का फार्मूला क्या होता है? पंचकर्म के अंदर 5 क्रम मेनली बताए गए हैं। इन 5 क्रमों में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण का विधान है। पंचकर्म को बोला जाता है कि दोषों को शरीर से बाहर निकाल के फेंक देना। तो जो वमन क्रम है उसमें उर्दू जतों का जो मार्ग होता है, जैसे हमारे सर की बीमारियां, कफ, अस्थमा, इनको वमन कर्म के द्वारा कफ को बाहर निकाल देना, ये पंचकर्म के अंदर निहित है। विरेचन यानी हमारे उर्दू जतों से लेकर नाभि तक की जो बीमारियां हैं, जिसमें हमारा लीवर, किडनी, पेट, डाइजेशन, स्प्लीन सब आता है, इनकी बीमारियों को विरेचन कर्म के द्वारा यानी लूज मोशन के थ्रू बाहर निकाल देना। बस्ती जिसमें हमारे हाथ पैर की हड्डियां, वात रोग जिसमें माना गया है, इस वात रोग के शमन करने के लिए बस्ती कर्म बोला गया है। जनरली लोग इस बस्ती को एनिमा समझ लेते हैं, जबकि एनिमा जनरली एक सॉल्यूशन द्वारा पेट की केवल कोलोन को साफ करने तक ही सीमित होता है, जबकि आयुर्वेद में जो बस्ती प्रकरण है उसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियों को एक काढ़ा बना के उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसका मेन रीजन जो होता है वो सोडियम, पोटेशियम के अतिरिक्त जितने मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो +2 चार्ज होते हैं वो हमारी आंतों से, कोलोन से इंटेक रिसीव किए जाते हैं।
उन औषधियों को वहाँ कोलोन में डाल के हमारी हड्डियों को मजबूत करना, उनकी बीमारियों को खत्म करना। डॉक्टर योगेश हांडा जी, एक निवेदन है कि मन कर्म वचन मनसा वाचा कर्मणा से आदमी शुद्ध रहता है आध्यात्मिक परिभाषा में, लेकिन अब आयुर्वेदिक की भाषा में वात पित्त कफ जो रोग होते हैं हमारे शरीर से, उनको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करें। वात पित्त कफ, देखिए आयुर्वेद के अंदर अलग अलग प्रकृतियों का बताया गया है। ठीक है, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है। हम सब यूनिक है, हम सब में एक यूनिक पर्सनालिटी है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी की ट्रेन मिस हो गई, ठीक है, तो हम सबकी रिएक्शंस अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वातज प्रकृति जिसमें वात दोष डोमिनेंट है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा, इधर उधर घूमने लगेगा। वहीं अगर पित्तज प्रकृति वाला होगा तो वो ये सोचेगा कि चलो मुझे क्या करना है, मुझे नया सोल्यूशन निकालना है। और वहीं अगर कफज प्रकृति यानी कि जिसमें कफ दोष डोमिनेंट है वो सोचेगा कोई बात नहीं, बस ही तो छोटी है, ट्रेन ही तो छोटी है, कुछ और देख लेंगे, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आयुर्वेद है वो पंच महाभूत, हमारा जो आयुर्वेद है वो पंच तत्व से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आकाश वायु वात डोमिनेंट पर्सन्स में रहता है, अग्नि पित्त डोमिनेंट प्रकृति वाले में रहती है, और इसी तरह से जो पृथ्वी महाभूत है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी वो कफज डोमिनेंट पर्सन्स के अंदर रहता है। और इसी त्रिदोष पंच महाभूत और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमारा आयुर्वेद बेस्ड है। इसलिए जो दवाइयाँ भी हम लोग लिखते हैं वो प्रकृति के अनुसार अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग होती है। अध्यात्म में क्या कहा जाता है कि पंच तत्व महाभूत शरीर बना हुआ, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय है, 25 प्रकृति होती है। तो 25 प्रकृति के बारे में विस्तार से बताने को वो भी रोगों से जुड़ी चाहिए। उसके अंदर इस तरह से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत है, इसी में तीन दोष है और फिर 13 अग्नियां है। ठीक है, अग्नियां में भी जो जितनी भी धातु है उनकी अलग अलग अग्नियां हैं। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग अलग पर्सन्स को हमारे आयुर्वेद के अंदर डिफाइन किया गया है। आप ये बताएं, जैसे सपोज कीजिए किसी भी पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है, किसी का महीने में 4 बार होता है, किसी का 2 बार होता है, किसी का 1 बार होता है, किसी का 8 बार भी होता है। वो यदि अपने पंच हमारा जो आयुर्वेद है वो किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि संशमन औषधि, अगर संशमन औषधियाँ वो होती हैं जो हम काष्ठ औषधि और रस औषधियों को मिला के जो भी औषधि होती है उनको हम संशमन औषधियाँ कहते हैं। तो हम दवाई दे के ठीक करते हैं। फिर संशोधन, अगर संशमन से भी ठीक नहीं होती तो हम लोग संशोधन पे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर योगेश ने अभी बताया पंचकर्मा, वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण बस्ती, ये सब पंचकर्म के अंदर आते हैं। तो हम पंचकर्म के थ्रू पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो औषधियाँ उसके अंदर लगती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल एक मेले कपड़े में अगर आप कलर चढ़ाने की कोशिश करोगे तो इतना अच्छे से कलर नहीं चढ़ेगा जो कि साफ कपड़े पे चढ़ेगा। वही चीज़ है, हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी डे टू डे लाइफ की वजह से इतने सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि हमारी औषधि इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, तो उसका शरीर का शोधन कराया जाता है। शोधन के बाद फिर संशमन औषधियाँ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। और इसी के साथ साथ जो विश्वरूप चौधरी सर हैं उन्होंने DIP डाइट का कॉन्सेप्ट निकाला हॉस्पिटल कोटा से। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर यह NABH एक्रीडेट है और RDHS से इम्पैनल्ड है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ सुविधा की बात होती है तो आजकल बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और भी बहुत सारी गंभीर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ और मस्कुलोस्केलेटल डिसीज जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ पर आप जितने भी RDHS पेशेंट हैं वो ले सकते हैं। मैडम चिरंजीवी या गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसमें भी अपन कुछ देखिए अभी तक तो यह सारी सुविधा यहाँ पर है नहीं, पर मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से इन सभी स्कीम्स को आयुर्वेद में लेकर आए ताकि जल्द से जल्द जो आयुर्वेद है वो आम जनता तक पहुँच सके। आचार्य मनीष जी का आपने जिक्र किया, तो किस तरह से आप उनके नियमों को फॉलो करवा रहे हैं? मैं आचार्य मनीष जी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये इंस्टीट्यूट हिम्स श्रुति जैसे इंस्टीट्यूट ओपन किए, जिसकी वजह से जो आयुर्वेद है, जो उनका मोटिव है कि घर घर आयुर्वेद, वही चीज़ वही मोटिव आज पूरा हो रहा है। आज ये तो फ्री है मैडम। शुद्धि भारत में 16 से अधिक हिम्स हॉस्पिटल और लगभग 200 से अधिक पंचकर्म हॉस्पिटल है, क्लिनिक भी इनकी चलती है। कोटा शुद्धि हॉस्पिटल के अंदर RDHS के तहत कैशलेस की व्यवस्था भी दी गई है। यहाँ पे पंचकर्म, संपूर्ण पंचकर्म, चाहे वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्ष और ग्रीवा बस्ती कटी बस्ती इत्यादि सभी प्रकार के प्रोसेस करवाए जाते हैं।
यहाँ पर जितने भी हमारे साथ आयुर्वेद को प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो ऋतुचर्या के बारे में समझाना है, पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में गाइड करना है कि किस प्रकार से खुद भी अपनी बीमारी के बारे में जान करके घर पे भी स्वस्थ रह सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में अगर किसी पेशेंट की आर्थिक स्थिति खराब है, उसका किसी भी इंश्योरेंस में क्लेम है या उस इंश्योरेंस के अंदर आयुर्वेद का क्लेम उसको मिलता है, तो यहाँ पे एडमिट करके भी उसको सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। 30 बेडेड हॉस्पिटल है। डॉक्टर योगेश।